इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पा मैम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले आपका एक प्रश्न था, मानक वर्णों की संख्या, जिसके उत्तर में हमारे पास था 56। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि इसमें 52 वर्ण माने गए हैं। अब यूजीसी ने ये ऑप्शन क्यों माना है ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको 56 वर्णों का विवरण बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो स्वर की संख्या है वो थी 11। उसके बाद हमारे पास जो व्यंजन आएंगे वो होंगे 33। नेक्स्ट हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन होंगे वो हैं हमारे पास 4। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ताड़न जात वर्ण, जो हमारे पास हो जाएंगे 2। अब यहाँ तक हमारे पास संख्या है 50 की। इसके बाद हमारे पास अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण जिनकी संख्या हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास हिंदी में विकसित वर्ण और होते हैं, विकसित वर्ण जिनकी संख्या मानी जाती है 4। अब ये 4 वर्ण कौन से हैं? तो इन 4 वर्णों में ख, ज और फ, ये 3 तो हैं हमारे विकसित वर्ण, जिन्हें हम अरबी फारसी के वर्ण कहते हैं, अरबी फारसी। और एक हमारे पास था औ। इन चारों को मिलाकर हमारे पास हो गए 4। अब इनकी संख्या कितनी है? 33 और 11 44, 44 और 4 48, 2 50, 52 और 4 56। तो ये थे हमारे मानक वर्ण। इन्हें हिंदी में मानकीकृत वर्ण कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमने स्वरों का जो वर्गीकरण चल रहा था वो हमने 2 पार्ट के अकॉर्डिंग किया था। नेक्स्ट हमारा जो 3rd पार्ट है वो है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मुखाकृति के आधार पर हम इसे बांटते हैं 4 भागों में। 4 भाग में हमारे पास फर्स्ट है समृद्ध स्वर, सेकंड हमारे पास आता है अर्ध समृद्ध, और थर्ड है हमारे पास विवृत स्वर, और इसके बाद आता है अर्ध विवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण है। सबसे पहला समृद्ध स्वर, उसके बाद है अर्ध समृद्ध, 3rd नंबर पर है विवृत और 4th नंबर पर है अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम मात्रा में खुलता है, मुख कम मात्रा में खुलता है, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है बिल्कुल न के बराबर खुलेगा वो समृद्ध स्वर है। अब मेन चीज़ ये आती है कि इनमें स्वर कौन से हैं, तो ध्यान रखना इसके अंदर ई,
ई, उ, और हमारा री। ये जो स्वर हैं वो हैं समृद्ध स्वर। इसके बाद आता है अर्ध समृद्ध। अब ये अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में समृद्ध स्वर से मुख खुला है, इन स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं समृद्ध स्वर से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास स्वर आते हैं दो ही, ए और ओ। दोबारा देखिए, समृद्ध स्वरों में तो न के बराबर मुख खुलेगा, बिल्कुल कम मात्रा में, जिसमें हमारे पास स्वर आते हैं ई, उ और री। अर्ध समृद्ध क्या करता है, समृद्ध स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा मुख खोलता है, जिसमें दो ही स्वर हैं, ए और ओ। नेक्स्ट विवृत। विवृत स्वर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मुख खुलता है, यानी कि एक ही ऐसा वर्ण है जिसको बोलने पर मुख पूरा खुलता है, जो कि है हमारा एक ही आ। इसे जब भी हम बोलेंगे तो हमारा मुख बिल्कुल पूरा खुल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्धविवृत। अब अर्ध समृद्ध किया था तब समृद्ध से ज़्यादा मुख खुल रहा था, लेकिन जब अर्धविवृत करेंगे तो विवृत स्वर से थोड़ा कम, यानी हम कह सकते हैं विवृत स्वर से कम मुख खुलता है। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो बाकी बचे हुए सारे स्वर वहाँ चले जाएंगे। सबसे पहले तो अ रहता है। अब आ हमारे पास विवृत में है, ई इसमें आ गया, उ भी आ गया, री भी आ गया। अब हमारे पास रह गया आए, औ और एक हमारा ग्रहित स्वर। ये हमारे आ गए अर्धविवृत में। दोबारा से देखिए, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। सबसे पहले समृद्ध स्वर, नेक्स्ट है अर्ध समृद्ध, 3rd नंबर पर है विवृत और 4th नंबर पर है अर्धविवृत। अब इनकी परिभाषा को याद रखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले समृद्ध और विवृत, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। समृद्ध में बिल्कुल कम मात्रा में मुख खुलेगा और विवृत में सबसे ज़्यादा। इस प्रकार से इनको याद रखना है। इसके बाद अर्ध वाले अलग निकाल लीजिए। अर्ध के साथ जब समृद्ध जुड़ा है तो ध्यान रखना समृद्ध स्वरों से थोड़ा ज़्यादा, और यदि अर्ध के साथ विवृत जुड़ा है तो विवृत स्वरों से कम। बस कम और ज़्यादा का डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन बहुत आसान है। अब इनके स्वर कैसे याद रखने हैं, तो समृद्ध स्वर के अंदर ध्यान रखना, जब समृद्ध की संधि करते हैं तो बनती है सम प्लस वृत्त। सम का अर्थ लेते हैं हम सम्मान से, तो इस सम्मान से आप याद रखिए सम्मान जाति के वर्ण हमेशा समृद्ध में ही आएंगे, यानी कि ई दोनों बहनें, उ भाई और री को आपको वैसे ही याद रखना है। अर्ध समृद्ध याद रखने का तरीका है एक मात्रा, यानी कि जब हम स्वर लिखते हैं तो एक मात्रा हमेशा ए की लगती है और ओ की। जब हम बाराखड़ी लिखते हैं तो इसको लिखते हैं के और इसको लिखते हैं को, दोनों में मात्रा एक एक। तो अर्ध समृद्ध में याद रखिए एक एक मात्रा वाले स्वर। विवृत कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही स्वर है आ, और अर्ध विवृत जितने भी बच गए वो सारे चले गए अर्ध विवृत में। तो ये थी हमारी सारणी मुखाकृति के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति यानी कि होठों की आकृति। तो होठों की आकृति हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वृत्ताकार,
यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी वर्ण को बोलने पर जब होठ हमारे गोल हो जाते हैं वो होता है वृत्ताकार, और सेकंड होती है अवृत्ताकार, यानी कि जिसे बोलने पर होठ गोल न होकर सीधे से रहते हैं। इस वृत्ताकार को कई बार वृत्तमुखी भी लिख देते हैं, वृत्तमुखी, और अवृत्ताकार को अवृत्तमुखी भी लिखा जाता है। ये हैं दो ओष्ठाकृति, यानी कि होठों के आधार पर। वृत्त कैसा होता है? गोल, यानी कि वृत्त प्लस आकार, वृत्त के आकार के समान होठों की गोलाई। हमेशा हिंदी में ए का अर्थ नहीं से लिया जाता है। वृत्त मीन्स गोल प्लस आकार, यानी कि जिसमें होठ जो हैं वो वृत्त के समान गोल ना होकर सीधे से रहेंगे। अब मेन चीज़ ये आती है कि वृत्ताकार स्वर कौन से हैं और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वरों को जब बोल के देखते हैं तो गोलाई हमेशा ऊ देता है, या फिर बड़ा ऊ, या हम कह सकते हैं ओ या औ, और या हमारा जो एक ग्रहित स्वर है वो। यानी कि वृत्ताकार के अंदर ऊ, ओ, औ और औ, ये 5 ही वर्ण आते हैं। इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं उन्हें बोलने पर हमारे होठ गोल नहीं होते, इसलिए वो अवृत्ताकार, अ, आ, ई, री कह सकते हैं, और ए, आई। तो ये जो वर्ण है ये हैं अवृत्ताकार। प्रश्न कई बार पूछा जाता है निम्न में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है, या कई बार पूछा जाता है अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है। तो वृत्तमुखी के अंदर हमारे पास ये 5, और अवृत्तमुखी के अंदर जितने भी बच गए वो चले गए। तो ये थी हमारी ओष्ठाकृति। अब इसके बाद एक बीच में आपको बात बताना चाहूँगी, हिंदी के अंदर हमारे पास 2 वर्ण और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अब इस अयोगवाह वर्ण का अर्थ क्या है? सबसे पहले अभी आपको बताया ए मीन्स नहीं, योग मीन्स जुड़ना, और वाह मीन्स है वहन। यानी कि वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते? व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ। यानी कि ये ऐसे वर्ण है जो व्यंजनों के साथ जुड़कर कभी वहन नहीं होते, हमेशा स्वर के साथ ही लगते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास वर्ण कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना 2 ही वर्ण हैं, अंग और अह, जो कि हम छोटी क्लासेस में स्वरों के बाद पढ़ते हैं, औ, अंग, अह। ये 2 जो वर्ण हैं ये हमारे पास स्वरों के अंदर हम इनको काउंट नहीं करते, इन्हें कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है इसे हम कहते हैं अनुस्वार, और जो ये 2 बिंदु लगी हुई है इसे हम कहते हैं विसर्ग। ये हमेशा व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, ये सिर्फ स्वर के साथ। अब ये जो बिंदी लगी है, जैसे यहाँ कंठ लिखा, मैंने ये बिंदी लगाई, ये बिंदी क्या है? हमारा ये ही अनुस्वार है। अब इसे जब भी हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे क, आधा करेंगे, इस क में से जो अ निकला उसके ऊपर ये बिंदी लगी। इसका मतलब ये जुड़ा किसके साथ? स्वर के साथ ही लगा, ना कि व्यंजन के साथ। इसलिए इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। 2 ही हैं, अंग और अह। ये हमारा स्वरों में 2 और चीज़ों को जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा अंतिम इसके अंदर स्वर के अंदर है उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट 5वां पार्ट उच्चारण के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण।
जो कि दो भागों में होता है। एक तो है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। एक तो है अनुनासिक और एक है अनुनासिक। अनु यानी कि पीछे, नासिक अर्थात नाक, अर्थात वे वर्ण जो मुख के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं। यानी कि हम जो भी वर्ण बोलते हैं वो सिर्फ मुख से बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा वर्ण आता है जो मुख के साथ साथ नाक से भी वायु निकालता है। मुख के साथ साथ नाक से बोला जाता है। अब इसके अंदर मेन चीज ये है कि वर्ण कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया चंद्र बिंदु, यानी कि ये जो चंद्र बिंदु है हमारा ऊपर लगा हुआ है, इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो ये मुख के साथ साथ तो अ बोला जाएगा, ऊपर का जो चंद्र बिंदु है वो कहाँ से बोला जाएगा, नाक से। यानी हम कह सकते हैं चंद्र बिंदु लगे हुए वर्ण, चंद्र बिंदु। ये किसी भी स्वर पर लग सकता है, जैसे हम कह सकते हैं अ चंद्र बिंदु लग गया, आ के ऊपर भी लग सकता है, ई पर भी लगता है, ई पर भी लग सकता है, ऊ है। यानी कि हमारे जितने भी स्वर हैं जिन पर ये चंद्र बिंदु लगेगा वो हमेशा अनुनासिक शब्द ही कहलाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दें आँख। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए निम्न में से अनुनासिक लगा हुआ शब्द कौन सा है, तो आपको सिर्फ चंद्र बिंदु को देखना है, इसके अलावा किसी को नहीं देखना। जैसे हम लिख दें कांच, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा है, इसका मतलब ये सारे क्या हैं, अनुनासिक वर्ण। यानी कि आपको याद रखना है सिर्फ चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक है, जो कि नाक और मुख दोनों से बोला जाएगा। अब बात आती है अनुनासिक, यानी कि ऐसे वर्ण जो सिर्फ मुख से बोले जाएंगे, मुख से बोले जाते हैं। अब केवल मुख से कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो ध्यान रखना सभी हमारे जो स्वर हैं, यानी कि सभी 11 के 11 जो स्वर हैं वो मुख से ही बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये सभी स्वर जो हैं ये अनुनासिक हैं, क्योंकि केवल मुख से बोले जाते हैं। इस अनुनासिक का एक दूसरा नाम है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक बहुत बार प्रश्न पूछा गया है निर्नुनासिक स्वर कौन सा है, तो हमारे जो 11 स्वर हैं वो हैं हमारे निर्नुनासिक। अब ये हमारा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक में सिर्फ आपको याद रखना है चंद्र बिंदु, अनुनासिक में आपको याद रखना है सभी स्वर। ये हमारा जो स्वर का पार्ट था, 11 स्वर जो हमने किए थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे व्यंजन। यस, नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजन। अब व्यंजन, सबसे पहले तो देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हमने जो स्वर की परिभाषा की थी वो तो हमने की थी स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यानी कि किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बट जो हमारा व्यंजन है इसके लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वो होता है व्यंजन। यानी कि
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए वो ही हमारा क्या है, व्यंजन। क्योंकि जो प्रत्येक व्यंजन है वो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जाता। जैसे हमने यहाँ पर क बोला, तो इस क को बोलने के लिए हमें ए स्वर का उच्चारण करना पड़ा, क्योंकि इस व्यंजन के अंदर ए जुड़ा हुआ है। यदि हम इस व्यंजन में से स्वर निकालते हैं तो हमें इस व्यंजन को पहले आधा करना पड़ेगा, आधा अर्थात हलंत लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमारा क है ये हमारा स्वर रहित हो गया। अब हम इसके अंदर इस ए को अगर जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारा पूरा क्या बनाते हैं, क। इसलिए व्यंजन के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें हमारे पास व्यंजन की संख्या है 33। अब ये जो 33 व्यंजन है ये अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं, तो हम व्यंजनों के वर्गीकरण में इन्हें समझते हैं। स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण। तीन प्रकार से होता है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, नेक्स्ट हमारे पास है अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड नंबर पर है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारणी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श, अर्थात क्या करेगा, मुख में किसी स्थान विशेष को छूकर बाहर निकलेगा। यानी कि इसके अंदर जो भी वर्ण आएंगे वो क्या करेंगे, मुख में किसी स्थान विशेष को छूकर बाहर निकलेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, स्पर्श। सबसे पहली चीज प्रश्न पूछा हुआ है स्पर्श व्यंजन की संख्या। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है अलग अलग कंपटीशन में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अब ये 25 है कौन कौन सी, तो सबसे पहले हमारा जो क से लेकर म, यानी कि क से लेकर जो मैं तक वर्णमाला है वो हमारे सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो वर्ण हैं ये मुख में क्या करते हैं, किसी स्थान विशेष को छूकर बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब क से म तक जो हमारे हुए ये हमारे 25 इनकी संख्या हो गई, और इनको किसी एक वर्ग के अकॉर्डिंग बांटा गया। यानी कि हम कह सकते हैं क की पूरी लाइन एक वर्ग बन गई। ये जो हमारी पूरी लाइन है ये एक वर्ग कहलाती है, इसीलिए इन 25 व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, क से लेकर म तक, अन्य नाम पूछ ले तो वर्गीय व्यंजन। कई बार स्पर्श व्यंजन नहीं देकर वो वर्गीय व्यंजन भी देता है। अब एक बार प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि स्पर्श व्यंजन के कितने भाग हैं। स्पर्श व्यंजन के भाग, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो स्पर्श व्यंजन के भाग कितने हैं, 5। अब ये 5 कौन कौन से, तो सबसे पहले ध्यान रखना इसमें एक तो क की लाइन आती है 1, दूसरा इसमें च की लाइन, तीसरा ट, और चौथा त, और पांचवा प। यानी कि ये जो 5 वर्ग ये अपना क्या करते हैं, एक स्थान रखते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन के भाग पूछ ले तो ऑप्शन आएगा 5। अब ये जो क है इसका जो पूरा वर्ग है वो कंठ को छूकर, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थान विशेष, यानी कि क की जो पूरी लाइन है वो कंठ को छूकर बाहर निकलेगी। च की जो लाइन है ये छूती है तालु को, यानी कि ये सिर्फ तालु को छूकर बाहर निकलते हैं। ट की जो लाइन है ये मूर्धा को छूती है, और जो त की लाइन है ये दंत को छूती है, और लास्ट में जो प वर्ग है ये ओष्ठ को छूकर बाहर निकलता है, इसलिए ये इनका क्या है, एक स्थान विशेष है। तो
तो इसी से इसकी परिभाषा बनी हुई है, वे वर्ण जो मुख में किसी स्थान विशेष को छूकर बाहर निकलते हैं वो स्पर्श व्यंजन है। नाम से पता चल रहा है स्पर्श, अर्थात किसी स्थान विशेष का स्पर्श। ये था हमारा स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 4। सरल ये हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर हमारे पास आता है ये रे ले वे, ये रे ले वे। ये 4 हमारे जो हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो ये और वे, ये 2 जो वर्ण हैं इन्हें बोलने में कोई जोर नहीं आता। यूं लगता है जैसे स्वर बोला जा रहा है, वैसे ये दोनों बोले जाते हैं। इसलिए इन दोनों को, ओनली फॉर दोनों को, अर्ध स्वर वर्ण की संज्ञा दी गई है, अर्ध स्वर व्यंजन। यानी कि यूं लगता है ये आधे स्वर और आधे व्यंजन की भांति बोले जाते हैं, इसलिए इन दोनों को अर्ध स्वर। कुछ किताबों में आपको इन चारों को अर्ध स्वर की संज्ञा मिलेगी, कुछ में इन दोनों को, लेकिन एनसीईआरटी जो किताब है अपनी वो इन दोनों के लिए ही बताती है, इसलिए इन दोनों को ही हम अर्ध स्वर की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊष्म। ऊष्म यानी कि गर्मी, यानी कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर बहुत ज़्यादा गर्म वायु बाहर निकले, तो ये भी हमारे पास होते हैं 4। इन चारों में हमारे पास श श स ह, श श स ह। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया, इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा श पहले आएगा कौन सा बाद में। तो ध्यान रखना श श स ह, ये जो हमारा श है ये तालु से बोला जाएगा। अब स्पर्श व्यंजन में हमने ऊपर लिखा है तालु, सबसे पहले तालु वाला। उसके बाद ये जो श है ये मूर्धा से बोला जाता है, इसका मतलब तालु के बाद हमने क्या किया, मूर्धा। और नेक्स्ट जो हमारे पास स है ये दंत से बोला जाता है, यानी कि हमारे मुख के भाग का सीक्वेंस चल रहा है, इसलिए इनका सही क्रम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो इनका सही क्रम श श स ह। अब इनको जब बोलते हैं तो गर्मी तो निकलती है और मुख के अंदर संघर्ष भी होता है, तो इनका एक दूसरा नाम है संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण। तो उस व्यंजनों का जो 33 व्यंजन थे उनका हमने वर्गीकरण किया 3 भागों में। अब इन 3 भागों में इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन 25, 4 अंतस्थ 29 और 4 ऊष्म, यानी कि 33 वर्ण 3 भागों में इनको बांटा गया। तो ये था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम इसके बाद करते हैं संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट हमारे पास हिंदी में संयुक्त व्यंजन और होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात नाम से ही पता चल रहा है 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग से। अब 2 व्यंजनों के योग से कौन से वर्ण बनते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास छ, त्र, श्र और ज्ञ। अब कुछ किताबों में ये 3 भी दिए हुए हैं, कुछ में 4 भी। यदि हम 3 करते हैं तो हमारी देवनागरी लिपि में जो 52 वर्ण है वो संख्या नहीं बनती, इसलिए हमें इन चारों को ही करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं छ, संयुक्त व्यंजन। फर्स्ट पार्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था परीक्षा, याद होगा आपको। इस परीक्षा के अंदर जब हमने ध्वनियाँ निकाली थी तो यहाँ आए थे, तब हमने लिखा था क प्लस श। इसका मतलब ये किस वर्णों से मिल रहा है, क और श से। तो सबसे पहला हमारा जो छ है वो क प्लस श। अब इनके अंदर स्वर निकाल सकते हैं, यानी कि छ जो है वो क और श से मिलकर बनता है। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही ऑप्शन दिया जाता है, यदि इतना दिया जाता है तो भी सही है, और यदि अ निकालता है तो भी सही है। तो छ बनता है क और श से।
नेक्स्ट त्र, नाम से पता चल रहा है त्र, यानी कि त प्लस र प्लस अ। त्र और श्र इन दोनों का उच्चारण सेम उसी से मिलकर ही बनता है, लेकिन जो ये छ और ज्ञ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो हैं और ये दो ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अब श्र यानी कि हम कह सकते हैं श और र, श्र, श र, ये इससे बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ज्ञ, यानी कि इसका उच्चारण तो है ग प्लस य, बट ये संस्कृत में इसी से बनता है, हिंदी में ये इससे बनता नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ज प्लस ञ प्लस अ। ये चार इम्पोर्टेंट है, ये दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दो थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या का ऐसा कोई अपवाद का क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो ये चार आप संयुक्त व्यंजन ध्यान में रखिए, ये हमारे थे संयुक्त व्यंजन। यस स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके पास 5 प्रश्न हैं, जिसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, तो आप जल्दी से इनका आंसर दे दीजिए। देखिए आपके ऑप्शन, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण हमारे पास अंग और अह दो ही होते हैं, अंग और अह। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन में ज्ञ का सही विश्लेषण यानी कि ज्ञ, इसका जो सही विश्लेषण था वो हमारे पास होगा सेकंड नंबर ऑप्शन ज प्लस ञ से। नेक्स्ट, निम्न में से वृत्ताकार स्वर नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, नहीं पर राउंड करना, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब उ वृत्ताकार है, ओ भी वृत्ताकार है, बट जो ए है वो अवृत्ताकार माना जाएगा। नेक्स्ट, व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या आपको बताई गई थी 33। उसके बाद है वर्गीय व्यंजनों की संख्या, यानी कि स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम दिया गया है जिसकी संख्या है 25। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यस स्टूडेंट, ये था आज का पार्ट। अब इसको आप रीड कर लेना और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।